हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस, आज हमारी फंडामेंटल की लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि हमें बैंक के स्टॉक्स को लेने में हमें कौन से फंडामेंटल्स का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, अब तक हम लोगों ने 4 क्लासेस अपलोड कर दी है और जिसमें हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स को कवर कर लिया है। तो जिन्होंने भी वो क्लासेस नहीं देखी, मैं उन क्लासेस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं और आप शुरू से उन वीडियोस को देखिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइए, तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो गाइस, बिना देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आइए जानते हैं हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हैं और उनमें कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हमें देखने चाहिए। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है कासा, जिसको हम लोग करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। गाइस, जिस भी बैंक अकाउंट के पास कासा अच्छा होता है ना, तो वो बैंक अच्छा माना जाता है और उस बैंक की ग्रोथ के चांसेस बाकी बैंक से ज्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कासा देखकर किसी बैंक में इन्वेस्ट कर दें। ये बस एक फैक्टर है। अगर किसी बैंक में कासा अच्छा होता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लायक है। गाइस, कासा अच्छा होने का मतलब ये भी होता है यहाँ पे कि अगर बैंक के पास डिपॉजिट्स अच्छे होंगे तभी तो वो लेंडिंग कर पाएंगे। इसलिए जिस भी बैंक के पास कासा अच्छा होगा तो आप उसको एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब उस स्टॉक में बाकी फंडामेंटल्स को देखने के लिए, आप उसको एक अपनी वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए एचडीएफसी बैंक का कासा दिखाता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में एचडीएफसी बैंक का कासा जो है 44% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है और शायद यही वजह है जो कि ये अपने आप को काफी तेजी से ग्रो भी कर पा रहे हैं। बट यहीं पे मैं दूसरा एक बैंक का एग्जांपल लेता हूँ, यस बैंक का। प्रेजेंट टाइम में आप यस बैंक का कासा देख सकते हैं जो कि सिर्फ 30% के आसपास है, जो कि काफी एचडीएफसी बैंक से काफी कम है। तो गाइज, आई होप आपको कासा का इंपॉर्टेंस समझ में आया होगा कि हमें अगर जब भी हम बैंक के स्टॉक्स को पिक करें तो हमें कासा क्यों देखना चाहिए। और हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की, जिसका नाम है एनपीए, जिसे हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। गाइज, एनपीए का मतलब यहाँ पे ये है, जब भी बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है और उसमें से जो अमाउंट उसके पास वापस नहीं आता है, मतलब वो पैसा जो बैंक के पास वापस नहीं आ पाता है, उसको एनपीए कहा जाता है। मतलब वो पैसा जो बैंक के लिए डूब गया है। गाइज, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपको एचडीएफसी बैंक का एनपीए दिखाता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में जो एचडीएफसी बैंक का एनपीए है वो सिर्फ 0.27% के आसपास ही है। मतलब वो पैसा जो एचडीएफसी बैंक ने दिया उसमें से सिर्फ मान लीजिए इतना पैसा वापस नहीं आ पाया, 0.2% के आसपास। तो आई होप गाइस आपको एनपीए की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि किसी बैंक के लिए एनपीए कितना मैटर करता है और जिस भी बैंक में ये जितना कम होगा वो उतना ही एफिशिएंट माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी बैंक के स्टॉक्स को पिक करें तो आप एनपीए जरूर देखें। तो अब हम लोग अपने अगले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है सीएआर, जिसे हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब गाइस यहाँ पे ये है कि बैंक के पास कितना पैसा है जो कि वो लोन के रूप में बांट सकती है आगे। क्योंकि गाइस, आपको पता है बैंक की जो कमाई होती है वो लोन से ही होती है और बाकी सारे फैक्टर्स हैं, बट मेन जो उसकी कमाई होती है वो लोन से होती है। तो किसी बैंक के पास कितना पैसा है या कितना पैसा वो है जिससे वो लोन के रूप में दे सकती है, वो हमें सीआर रेशियो से पता चलता है। तो आइए हम उसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं। प्रेजेंट टाइम में एचडीएफसी बैंक का सीआर कितना है। तो प्रेजेंट टाइम में एचडीएफसी बैंक का जो सीआर है वो है 19.26% का, जो कि काफी अच्छा है। आइडियली ये 16-17% के आसपास होता है तो काफी अच्छा माना जाता है, बट ये 19% है तो काफी अच्छा है। आप जब भी किसी भी बैंक के स्टॉक्स को पिक करें तो आप उसका सीआर रेशियो जरूर देखें। तो आई होप गाइस आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो समझ में आया होगा, यानी सीआर समझ में आया होगा और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है किसी भी बैंक में, आपको अब आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट फंडामेंटल की, जिसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं या हम लोग कॉस्ट ऑफ फंड भी बोलते हैं इसे। ये हमको बताता है कि आखिर बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स आए हैं, चाहे वो कासा के रूप में आए हो चाहे वो एफडी के रूप में आए हो, आखिर बैंक को उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट पे करना है अपने कंज्यूमर को, ये हमको इससे पता चलता है। गाइस, मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में लेके चलता हूँ। तो प्रेजेंट टाइम में जो एचडीएफसी बैंक का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज है जो कि सिर्फ 3.58% है। मतलब यहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक को 3.58% इंटरेस्ट पे करना है अपने कंज्यूमर को, जो भी उसने डिपॉजिट लिए हुए, चाहे वो कासा के माध्यम से लिए हुए चाहे उसने एफडी के रूप में लिए हो। तो आई होप गाइस आपको कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी समझ में आई होगी। गाइस, जो हमारा अब अगला इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है उसे हम लोग एडवांसेस ग्रोथ के नाम से जानते हैं और इसका मतलब बस यहाँ पे ये है कि बैंक ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कितने लोन बांटे, मतलब कितने परसेंट से एक्स्ट्रा लोन बांटे, वो हमें एडवांसेस ग्रोथ से पता चलता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो एचडीएफसी का एडवांसेस ग्रोथ है वो जो कि है 16.93%। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, एचडीएफसी बैंक ने पिछले साल के मुकाबले इस साल 16.93% एक्स्ट्रा लोन बांटे हैं। मतलब पिछले साल अगर उसने 100 लोन बांटे थे तो इस साल उसने 116 लोन बांटे हैं। आई होप गाइस आपको ये एडवांसेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने आखिरी फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है एनआईएम, जिसे हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। आखिर ये है क्या, आइए जानते हैं।
मैं आपको इसको एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ कि बैंक के पास जो पैसा आता है डिपॉजिट्स के रूप में, चाहे वो कासा के माध्यम से आ रहा हो या एफडी के माध्यम से आ रहा हो या जो भी रीजन से आ रहा हो, बैंक के पास जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उस पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बैंक को पे करना होता है। फिर बैंक वही पैसा लोन के रूप में मार्केट में देती है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया और जो बैंक ने अमाउंट पे किया अपने कंज्यूमर को, उसको हम लोग एनआईएम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं। आई होप गाइस आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स थे हम लोग सारे कवर कर लिए। और अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रह जा रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। और गाइस जो भी फंडामेंटल्स हम लोग ने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, आपको उन फंडामेंटल्स को तो ध्यान रखना ही रखना है बैंकिंग स्टॉक्स को पिक करने में, प्लस आपको पिछले फंडामेंटल्स को भी ध्यान रखना है, तब जाकर के एक आप क्लियर एनालिसिस कर पाएंगे बैंकिंग स्टॉक्स पे। या किसी भी कंपनी में गाइस आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी तो आपको उन सारे फंडामेंटल्स को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बैंकिंग स्टॉक में कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती जो कि मैंने आज के वीडियो में कवर कर दी है। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है स्टॉक्स को एनालिसिस करने में तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए कि कैसे आपको इन सारे फंडामेंटल्स को एक बार में चेक करना चाहिए किसी भी कंपनी में जब आप स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा और हमारी फंडामेंटल सीरीज भी आपको काफी अच्छी लगी होगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।